नमस्कार। मैं सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से राजीव साहनी। आज का हमारा टॉपिक जेमिनी देखिए। एस्ट्रोलॉजी है। और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या है कि मैं बेसिकली 24 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। कंसल्टेंसी पढ़ाना 3 सवा 3 साल से मैंने शुरू किया है। और इसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस भी आपको पढ़ाई में मिलता है, और मैं पढ़ाने में ज्यादा आनंद लेता हूं जब आप लोग चार्ट दे करके बैठते हैं और मेरे साथ डिस्कस करते हैं। मेरी क्लास में ये सबसे अच्छी एक फैसिलिटी आपको मिलती है। यू कैन हैव अ डिस्कशन विद मी along विद योर चार्ट्स। अपने लेके बैठो, पड़ोसी के लेके बैठो, फैमिली के लेके बैठो, मुझे अच्छा लगता है। आप हाथ के हाथ टेक्निक को सर्टिफाई करिए तो आपको और आनंद आएगा। एक होता है पढ़ा दिया, आप टेक्निक को सर्टिफाई कैसे करें, वो लेटर ऑन करने वाली बात हो जाती है। लेकिन मैं ये चाहता हूं आप हर टेक्निक को साथ के साथ देखें, परखें और समझें तो मजा आया। और जब मैं क्लास में मेरा रिदम बन जाता तो मुझे पता नहीं लगता। नाड़ी भी पढ़ा देता हूँ, लाल किताब भी पढ़ा देता हूँ, जो आता है मैं पढ़ा देता हूँ। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने के अंदर। तो ये चीजें हो जाती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जेमनी को। और समझाने का प्रयास करता हूं मैं जेमनी। एक सेकेंड, शेयर करना है। हम्म, देखिए जेमनी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि 7 कारक होते हैं। 1 मिनट मैं ना चार्ट ही ले लेता हूँ, सो डेट आपको ज्यादा बढ़िया हो जाएगा चार्ट लेने से। और एक सेकेंड, चार्ट ले लेते हैं डायरेक्ट। देखिए हम लोग जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। जेमिनी बहुत बेस्ट है। मैं कोई भी कुंडली कंसल्टेंसी में आती है, सबसे पहले जेमिनी से निगाह मार लेता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर में, आप चाहे एस्ट्रो सेज है ना मोबाइल पर, उससे भी खोल के देख लें। ये देखिए ये लिखे हुए, इसमें 7 कारक होते हैं। जेमिनी के अंदर 7 कारक होते हैं। अब मैं 7 कारक को कोरिलेट कर देता हूं आपको समझाने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। क्लियर? जब अच्छे लोग आते हैं मैं जरूरत से ज्यादा देने का प्रयास करता हूं विद्या को। हमारा 10th हाउस कैरियर से होता है। ठीक है, लगना हमारा होता है आई मी माई सेल्फ। ये लगन को बोला जाता है, आई मी माई सेल्फ। अब जो कारक होते हैं जेमिनी में, इसमें आत्म कारक आई मी माई सेल्फ। यात्रा आत्मा की होती है, देह की नहीं होती। यात्रा किसकी होती है? आत्मा की यात्रा होती है। क्लियर है? तो लगन को रिप्रेजेंट कौन करता है जेमिनी में? आत्म कारक। ठीक, पहला पॉइंट। इसमें क्या होता है, डिग्री देखनी होती है। हाईएस्ट डिग्री किसकी है? आप ये देखिए, आत्म कारक की हाईएस्ट डिग्री है। ये 23 डिग्री 5 मिनट का है, सबसे हाईएस्ट डिग्री है आत्म कारक की। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद अमात्य कारक है। अमात्य कारक की डिग्री कितनी है? 18 डिग्री 28 मिनट है, जो सेकंड नंबर पर आया। पहले नंबर पर आपका आत्म कारक आया, फिर आया अमात्य कारक। अमात्य कारक से क्या देखेंगे हम जेमिनी में? डेट इज योर कैरियर, 10th हाउस। जिस तरह आप 10th हाउस देखते हैं, वैसे अमात्य कारक से आप अपना प्रोफेशन देखेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस पढ़नी है ही नहीं हमको। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है भात्र कारक, जो 14 डिग्री पर है। जुपिटर है। जुपिटर जो है वो 14 डिग्री पर है। भात्र कारक यानी ये आपका 3rd हाउस को रिप्रेजेंट करता है। भात्र कारक, भात्र कारक क्या रिप्रेजेंट करता है? 3rd हाउस को। आपकी फ्री विल को रिप्रेजेंट करता है। फ्री विल, आपकी कम्युनिकेशन को, आपके सिबलिंग को, ये भात्र कारक रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 4th नंबर पर आता है मात्र कारक। मात्र कारक रिप्रेजेंट करता है आपके 4th हाउस को। जैसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 4th हाउस को पढ़ते हैं, समझते हैं, वैसे आप जो है मात्र कारक को पढ़ेंगे। तो मात्र कारक क्या पढ़ेगा?
आपका प्रॉपर्टी, आपके माताश्री, आपका व्हीकल, आपका सुख, ये सब मात्र कारक से देखा जाएगा। 5वें नंबर पर आता है पुत्र कारक। पुत्र कारक का मतलब है लाइक योर फिफ्थ हाउस, आपका एजुकेशन, आपका इंटेलिजेंसी, आपका IQ लेवल, समझ रहे हैं, आपका लव अफेयर, आपकी संतान, ये सब पुत्र कारक से देखे जाते हैं। यहाँ पुत्र कारक संतान है, पुत्र नहीं है भाई साहब, गलती नहीं करना, नाम है पुत्र कारक पर इसका अर्थ होता है संतान। उसके बाद आता है 6 नंबर पर जो है ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक का अर्थ होता है कि जैसे आपका छठा भाव, अर्थात आपका रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, ये रोग सब ज्ञाति कारक से देखा जाता है। कारक भी अगर आ गए ना तो बहुत अच्छा आप एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं। लास्ट नंबर पर आता है हमारा दारा कारक। दारा कारक कौन होता है? डेट इज योर 7th हाउस। 7th हाउस का मतलब होता है आपका स्पाउस हो गया, आपका पार्टनरशिप हो गया, आपका जो है पद प्राप्ति हो गया। तो ये सब दारा कारक को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें राहु केतु को स्थान नहीं मिला, पर राहु केतु की दृष्टियां जैमिनी से ली जाएंगी, वैदिक से नहीं ली जाएंगी दृष्टियां, वो दृष्टियां ली जाएंगी जैमिनी से। यहाँ पर जैमिनी दृष्टि अलग होती है और वैदिक दृष्टि अलग होती है। सिंपल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चर राशि स्थिर राशि को देखेगी, चर राशि स्थिर राशि को देखती है, दृष्टि देगी। स्थिर राशि चर राशि को दृष्टि देगी और द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव राशि को देखती है। बस ये दृष्टि होती है, कुछ है ही नहीं इसमें, कौन सा याद करने वाली बात है, सिंपल है। तो ये इसकी दृष्टियां होती हैं। ये ऐसे समझ आ गया। हमने पहले कारक पढ़े, फिर हमने दृष्टियां पढ़ी। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आत्मकारक। आत्मकारक का मतलब होता है आत्मा। यात्रा आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती। शरीर होता है मनोमय कोश। शरीर को क्या बोलते हैं? मनोमय कोश, जो यात्रा करता है जन्म जन्मांतर की। आत्मा तो निर्लिप्त निर्वैर है। तो आत्मा लेके क्या आई है? और वो आत्मकारक है। अगर आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री, आई सेड हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो आपका आत्मकारक होता है। समझ में आ गया? आत्मकारक होता है हाईएस्ट डिग्री। सिंपल सा याद है। अगर सूर्य है, आप अपनी कुंडली अभी खोलिए, लास्ट में या बीच में डिस्कस करेंगे, जिसकी जो क्वेरी है जरूर पूछे, मुझे अच्छा लगेगा। और क्लास में तो मैं कहता हूं भैया चार्ट लेकर के बैठा करो भाई, अपने भी लेके बैठो, पड़ोसी के भी लेके बैठो, पूरी फैमिली के, तब मजा आता है क्लास में डिस्कशन से। हाईएस्ट डिग्री हो गया आपका सूर्य, मान लीजिए वो आत्मकारक बना। तो आपके अंदर बाय बर्थ दो लोगों के काम करने की क्षमता है, पर साथ में एक ड्रॉबैक भी है, आप ईगोइस्ट भी होंगे। अब कोई कहेगा जी मैं नहीं जी, भैया सेल्फ रिस्पेक्ट पर ज्यादा खुजली होती है तो वही है, ईगो ही है दूसरे शब्दों में। अगर आपका चंद्रमा आत्मकारक बन जाता है, कौन बन जाता है? चंद्रमा। तो क्या होता है? यू लव मेलोडी सॉन्ग्स, आपको संगीत सुनने का अच्छा शौक भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस तो आएंगे ही आएंगे, बट नेचुरल है आत्मकारक के अंदर। आत्मा के अंदर भावुकता आएगी, हर जगह आएगी, क्योंकि आत्मकारक क्या है? लाइक यूर लगना लॉट, आई मी माई सेल्फ वाली थ्योरी है, तो हर जगह वो चीज आएगी आपके अंदर। अब आते हैं आत्मकारक यदि आपका मंगल है। मंगल क्या है महाराज? इसके लिए मैं पास्ट लाइफ से समझाता हूं, किसी का हो तो मुझे शेयर करना।
पिछले जन्म में इन लोगों ने झगड़े बहुत किए होते हैं। इस जन्म में ये लोग झगड़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। झगड़ा नहीं चाहिए। अपने अपनी एनर्जी अपने प्रेजेंटेशन पर लगाते हैं अब ये लोग इस जन्म में। यानी जो एनर्जी पिछले जन्म में झगड़े में लगाई थी ना, वो अपने को निखारने और प्रेजेंट करने में लगाते हैं, जिनका आत्म कारक मंगल होता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है। ऐसे लेना है। अब आ जाइए। आत्म कारक अगर आपका बुध है, मेरा अगले जन्म में आत्म कारक बुध है, मैं आपको सिखा दूंगा कि आपके अगले जन्म में आत्म कारक कौन सा ग्रह बनेगा। बहुत सिंपल है। ये आत्म कारक अगर आपका बुध है, तो आपको वाणी का वरदान प्राप्त है इस जन्म में। आपने जो कुछ खाना है, जॉब के अंदर इज्जत पानी है, परिवार में इज्जत पानी है, स्पाउस से रिस्पेक्ट पानी है, तो वो वाणी से प्राप्त होगी, क्योंकि आपका आत्म कारक बुद्ध हो गया इस जन्म में। आगे चलते हैं। अगर आपका आत्म कारक बृहस्पति है, तो क्या होगा? आपका इस जन्म में धर्म के प्रति विशेष लगाव था। पिछले जन्म में आपने भगवान को मक्खन लगाया होगा दोनों साइड पे, तो इस जन्म में भी मक्खन प्रकट होगा आपकी ब्रेड पे। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा ज्यादा रहेगी, भक्ति प्रिय रहेंगे आप। अगर आपका शुक्र आत्म कारक है, तो क्या रहेगा? आप शुक्र जो है वो ब्यूटी का कारक है, शुक्र कला का कारक है, गायन का कारक है, थिएटर का कारक है, फिल्म इंडस्ट्रीज का कारक है। तो आपके अंदर, मान लीजिए आपका आत्मकारक शुक्र है, जरूरी थोड़ी है थिएटर में काम करते हैं। आप घर में भी जब किसी से चर्चा करते होंगे ना, थोड़ा मिमिक्री स्टाइल के अंदर बात भी कर लेते होंगे। चेक करना अपने आप में। समझे? सिंपल सी थ्योरी है। और जिनका आत्मकारक शुक्र होता है, मैंने एक सज्जन देखे, ही एज इज नियर अबाउट 70 ईयर। भाई साहब ने जीन्स पहन रखी थी। जिनका आत्मकारक शुक्र होता है ना, वो अपने आप को बूढ़ा नहीं दिखते, वो ऑलमोस्ट यंग ही लगते हैं। जिनका आत्मकारक वीनस आ जाता है। अब आत्मकारक आपका शनि है, तो ऐसे लोग बिजनेस की बजाय जॉब में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। हो सकता है बिजनेसमैन हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे लव टू डू द जॉब, क्योंकि शनि सेवा के ग्रह हैं। तो आप सेवा करने के लिए जन्म लिया है आपने, ये चीज समझनी है। अब आता है पॉइंट, मैंने आपको आत्म कारक बता दिए। भैया आत्म कारक कैसे देखना है या समझना है, फिर से बता देता हूं जो लोग बाद में आए हैं। आपने हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट देखना है, सबसे ज्यादा कौन है। जो भी हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होगा, वो क्या है? आत्मकारक। अब यहां बुद्ध देखिए लिस्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री आत्मकारक। तो ये जातिका की जिसकी कुंडली है, वाणी से सब कुछ पाएगी। अगर आत्मकारक पीड़ित है, तो बंटाधार निश्चित है। बात खत्म। सदैव याद रखिए, कारक पीड़ित हो। कौन से कारक? मैंने आपको कारक बताए थे। आत्मकारक, अमात्य कारक, भात्रकारक, मात्रकारक, पुत्रकारक, ज्ञातिकारक और दारक। ये कारक बताए थे। अगर कारक पीड़ित हैं, पीड़ित किससे होंगे? राकेश से। राहु केतु मंगल शनि, यही तो है पापी ग्रह। अगर आपके कारक पीड़ित हैं राकेश से, तो पीड़ा दवानी तय है इस जन्म में। ये मान करके चलिए, इसमें संशय नहीं है। ठीक। अब राजयोग कैसे? मैं राजयोग यही सिखा देता हूं। राजयोग क्या होता है? अब ये आत्म कारक ले लो, अमात्य कारक, ये राजयोग बन गया। आत्म कारक, भात्र कारक, ये भी राजयोग है। आत्म कारक, मात्र कारक, ये भी राजयोग है। आत्म कारक,
पुत्र कारक ये भी राजयोग है, आत्म कारक, दारा कारक ये भी राजयोग है, ये सब राजयोग में आएगा। सिर्फ ज्ञाति कारक को हम एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि ज्ञाति कारक आपके छठे भाव की तरह वर्क करेगा। अब छठा घर तो आपका गड्ढा है ना वैदिक में, वो तो राजयोग में नहीं आता ना, तो ये समझना जरूरी है। तो जब तक आप ये राजयोगों को इस्तेमाल कैसे करना है, हमको क्या इसके बारे में आगे जानना है, कुंडली कैसे देखते हैं, ये सारा मैं आपको उंगली पकड़ के सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है, नहीं, बारीकी से सिखाऊंगा। अब इसमें अमात्य कारक देखिए, वो है आपका चंद्रमा है। अमात्य कारक क्या है जातिका का? चंद्रमा। तो 10th हाउस हमारा क्या होता है? प्रोफेशन। और जेमिनी में आप अमात्य कारक क्या बना? कारका ऑफ प्रोफेशन। तो ये अपने प्रोफेशन में इमोशंस डाल दिए, यानी इमोशनली अटैच्ड है। खाते पीते सोते पति से बात करें, बच्चों से बात करें, सास से बात करें, दिमाग प्रोफेशन में है, बुद्धि गई वहां पे। चंद्रमा मन है, मन चला गया। इस तरीके से हम लोग समझेंगे। अब एक और चीज होती है, जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट किस राशि में बैठा है। अब ये बुध है। अब नवांश कुंडली पर आइए। नवांश कुंडली में देखिए बुध किस राशि में बैठा है? मेष राशि में बैठा है। तो मेष राशि में ये कारकांश लगना बना। जब हम नवांश कुंडली को पढ़ते हैं तो उसको स्वांश कहते हैं। कारकांश D1 को कहते हैं। कारकांश शाह जो शब्द आया वो नवांश के शाह से आया। जो भी हाईएस्ट डिग्री ग्रह नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा होता है उसे कारकांश कहते हैं। तो ये कारकांश लगना हो गया। अब यहां पर इसको क्या कहेंगे? स्वांश लगना, क्योंकि ये नवमाश कुंडली है ना। तो यहां पर क्या होएगा? D1 में कारकांश लगना और D9 में स्वांश लगना। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। अब ये लगन हो गया, तो लगन से ये दूसरा भाव हो गया, लगन से ये तीसरा भाव, ये चौथा, ये पांचवा, छठा। अब कारकांश लगन से देखो छठे घर में ग्रह आ गए जो लगन में थे, और कारकांश लगन से ये अष्टम भाव में ग्रह चले गए। कुंडली पलट गई ना। हमारे को कुछ चीजें खराब दिखती हैं, पर कुछ चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं जेमिनी के अंदर, और जेमिनी से बहुत फायदे होते हैं। आगे चलते हैं। दृष्टि मैंने बताई दी थी कि चर राशि स्थिर राशि को देखेगी। अब मैं समझाता हूं। अब जैसे ये चर राशि में सूर्य, केतु और बुध बैठे हैं, तो स्थिर राशि को देखेंगे। स्थिर राशि ये रही, सात वाली को छोड़ करके, स्थिर राशि सात वाली छोड़ करके ये वाली स्थिर राशि को देखेंगे। फिर इस स्थिर राशि को देख रहे हैं, फिर इस स्थिर राशि को देख रहे हैं। तो स्थिर राशि को ग्रह देखेंगे। बस ये समझना है हमारे को। और द्विस्वभाव क्या है? ये यहां भी देख रहे हैं, ये यहां भी देख रहे हैं, यहां भी, तीनों जगह द्विस्वभाव वाले ग्रह राशियों में देख रहे हैं। हमें इस प्रकार से इसको पढ़ना है। अभी मैंने आपको कारकांश लगन बताया, हाईएस्ट डिग्री से बना। अगर इस कारकांश लगन को शनि और बुध देख लें, या चंद्रमा और शुक्र देख लें, एंड शुक्र, तो आप प्रसिद्धि पाकर रहेंगे जन्म में। बात खत्म। आपका जन्म प्रसिद्धि के लिए हुआ है, बाकी जगह आप ढूंढते रहो। अब आ जाइए। कारकाश लगन से 5th हाउस ये बना। कारकाश लगन से
6 7 8 9, 9th हाउस ये बना, कारकाश लगन से 10th हाउस ये बना। ये भाव जिंदगी के उसके प्रोस्पेरिटी के हैं, कारकाश लगन से। सिंपल सी बात समझ लीजिए। अब आ जाइए और बताते हैं अच्छी बात। कारकांश लगन से यहां अगर बृहस्पति या चंद्रमा बैठ जाए या दोनों बैठ जाएं तो आपका जन्म मोक्ष करा देगा। आप भगवान को प्रॉपर मक्खन लगाइए तो आपका मोक्ष हो जाएगा, बार बार जन्म वाला क्लेश ही खत्म। क्योंकि कारकांश लगन से 12वें भाव में बृहस्पति या चंद्रमा बैठ जाए तो आपका मोक्ष करा देगा। आगे चलते हैं। कारकाश लगन से 5th हाउस में यदि राहु बैठ जाए तो ये आपको टेक्निकल शिक्षा दे सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता है, हार्डवेयर इंजीनियर बना सकता है। टेक्निकल शिक्षा देनी है ना उसने, राहु ने। राहु इज द कारक ऑफ टेक्नोलॉजी। जितना सॉफ्टवेयर है ये सब राहु जो है, ये कोई मैथ का फार्मूला थोड़ी है, ये हिस्ट्री थोड़ी है, ये तो टेक्निकल सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। अब ये 7th हाउस है कारकांश लगन से। इस हाउस पर किसकी दृष्टि आ जाए? अगर गुरु और चंद्रमा की दृष्टि आ जाए तो आपको परमात्मा बहुत सुंदर गुणवान सुशील स्त्री प्रदान करेंगे। कारकाश लगन से 7th भाव में अगर गुरु और चंद्रमा की दृष्टि आ रही है तो आपको सुशील सर्वगुण संपन्न पत्नी प्राप्त होगी। आगे चलते हैं। ये हमारा कारकांश लगन था, बना था, क्लियर है। अब इसके अंदर मान लीजिए चंद्रमा बैठ जाए और मंगल की दृष्टि आ जाए। किसकी दृष्टि? मंगल की। आपको ऐसा जटिल रोग होगा जिसका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस समय में। ये सिर्फ जैमिनी से ही देखा जा सकता है, सिंपल सी बात है। अब आ जाइए। कारकाश लगन में यहां सिर्फ राहु, अगर सूर्य भी बैठा होता एग्जॉल्टेड, द पर्सन कुड बी अ डॉक्टर, some other yoga we have to see the combination, but in general concept we are saying the person may be a doctor. तो ये डॉक्टर बनने का योग बता दिया। अगर कारकांश लगन में जैसे मान लीजिए राहु नहीं है, सूर्य बैठा है एग्जॉल्टेड कारकांश लगन में, मानकर, क्योंकि हमारा कारकांश लगन D9 से बनता है ना, तो जहां वो राशि आएगी उसी को बनाना हमें। देखो सूर्य है तो आप उच्च पद प्राप्त करके रहोगे इस जन्म में। अगर आप राजनीति में है तो निश्चित मानकर चलिए आपको मंत्री पद प्राप्त होगा। बात खत्म। अब एक और उपासना पद्धति, जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पंचम भाव से उपासना देखते हैं, ऐसे ही कारकांश लगन से 12वें घर में अगर मंगल बैठा है तो किसकी उपासना करेगा जातक? हनुमान जी की। आप देख लो आपके कारकांश लगन में 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, तो जो भी ग्रह है उस ग्रह के देवता के अनुसार आप पूजा पाठ कर रहे होंगे। इस तरह से हम कारकांश का पढ़ेंगे, कुंडली में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर क्या होता है इसके अंदर दशा जो होती है, जैसे ये विष्णुंदरी दशा, इसमें राशि दशा होती है। क्या होती है? राशि दशा, जिसको बोलते हैं चर दशा। राशि को क्या बोलते हैं जैमिनी में? चर दशा। चर दशा का मतलब जैसे ये मिथुन की दशा है, कर्क राशि की दशा है, वृष राशि की दशा है, तो इन दशाओं में क्या इवेंट होंगे? मान लीजिए किसी की मिथुन राशि की दशा है और उसके अंदर धनु राशि की अंतर दशा आ गई,
चूंकि ये समसप्तक दशा है, जब भी समसप्तक दशाएं होती हैं, अगर आपका विवाह की आयु है तो विवाह करा देगी ये दशा, बात खत्म। और इसको डीपली एग्जामिन करना हो तो आप विस्तोंदरी दशा से भी क्रॉस टैली कर लेंगे इवन को। बात समझ में आ गई? तो ये चीज है, इस तरीके से इसमें दशाएं राशियों की होती है। क्लियर है? अब जैसे मान करके हम चलते हैं कि अब ये आत्मकारक बैठा है, जो है हमारा तुला राशि में बैठा है, ठीक है। आत्मकारक तुला राशि की दशा जातक का क्या है, पीड़ा देगी चर दशा में। क्यों पीड़ा देगी? क्योंकि आत्मकारक राहु केतु के नोड पर है, राहु केतु एक्सेस पर है। आत्मकारक जो है वो नोड के एफ्लिक्शन में आ गया। नोड मीन्स राहु केतु। नोड क्या होता है? राहु केतु। क्योंकि आत्मकारक जो है, अब बंदे को क्या कष्ट आएगा? हेल्थ का कष्ट आ गया, सबसे पहले देह कष्ट आएगा, क्योंकि लगना है ना वो, सबसे पहले तो हेल्थ इशू आएगा। तो हमें दशा ऐसे लेनी है। फिर आता है हमारे आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लग्न का क्या मतलब है? लगन को देखिए कहां बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, यहां से 1 और 2। अब ये चूंकि बुध जो है सेकंड हाउस में बैठा है, तो ये 1 हुआ, ये 2, तो इसका आरूढ़ लगन जो हुआ वृश्चिक बना। वृश्चिक जो है इनका आरूढ़ लगन बना। क्लियर है? आरूढ़ लगन को पद लगन भी कहते हैं। कुछ लोग इसको एब्रीवेटेड A1 करके कर देते हैं। A1 का मतलब है, 1 का मतलब लगना, तो डेट इज योर आरूढ़ लगना। आरूढ़ लगना का अर्थ क्या होता है कि समाज में आपकी पहचान कैसी है। अब आप देखिए, इस आरूढ़ लगन में बाई चांस शनि बैठे हुए हैं, तो जातक का इंप्रेशन ये रहेगा, यार इससे क्या मदद लेनी है, ये 10 रुपए की मदद नहीं करेगा। अगर आपके आरूढ़ लगन में शनि बैठा है, तो ऐसे आदमी से 10 रुपए की मदद मांगेंगे तो 100 रुपए की मदद मिलेगी, ये गारंटी है, क्योंकि मेरा क्लाइंट है, मैं जानता हूं। जबकि शनि ये कहता है दीनहीन है, दीनहीन नहीं है, वो देनदार है। शनि का काम है सेवा भाव करना, आपकी उत्तम तरीके से जातक सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि आरूढ़ लगन में शनि भगवान बैठे हुए हैं। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब आ जाइए आरूढ़ लगन। इस आरूढ़ लगन से 11th हाउस में, ये 11th हाउस बन गया आरूढ़ लगन का। ये ग्रह भूल जाइए अभी फॉर द टाइम भी। अगर आरूढ़ लगन में सूर्य बैठा है, ये भाई ये सीधा उल्टा पढ़ लिया करो ना शॉर्टकट में, ये 12वां घर, ये 11वां घर, आगे से क्या गिनना है, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, इतना लेंथी प्रोसेस पढ़ोगे तो इस जन्म में नहीं आएगी एस्ट्रोलॉजी। तो 11वां भाव बना, अगर सूर्य बैठा है, सरकार से लाभ मिलेगा, पिताजी आउट ऑफ द वे आपको जो है मदद करेंगे। आपके पिता हमेशा आपके साथ स्टैंड बाय मोड में है। आप गलत भी काम करके आओगे, पिता आपसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आरूढ़ लगन के 11th हाउस में सूर्य देव हैं। अगर मान लीजिए सूर्य देव नहीं है, मंगल है आरूढ़ लगन के 11th हाउस में, ओ सॉरी, चंद्रमा है 11th हाउस में, तो आपके माता श्री चुपचाप पैसे पकड़ा देंगे आपको। आपके कई गलत कर्म मम्मी पापा को नहीं बताएंगी। फिर और क्या होगा, चंद्रमा समाज को रिप्रेजेंट करता है, तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बना देगा चंद्रमा। मान लीजिए सोसाइटी में इलेक्शन होने, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और आपके आरूढ़ लगन से 11th हाउस में चंद्रमा है, भाई साहब आप कैशियर बन जाइए। मैंने कैशियर शब्द ही क्यों कहा, नाड़ी में चंद्रमा खर्चा है,
और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा लिक्विड कैश है, तो पहला ऑफर कैशियर का आपको आएगा। वो अलग बात है, बाकी आपको कहा जाए वाइस प्रेसिडेंट बन जाइए, सेक्रेटरी बन जाइए, ऑफर है, आपको पहचान मिलेगी समाज में। हेलो। तो इस ढंग से हमें चलना है। हाँ, बोलिए। हेलो सर, एम ऑडिबल? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक अनाउंसमेंट करनी है। हाँ, मैं करिए आपको करिए। देना चाहूँगा सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, स्क्रीन शेयर करिएगा। हेलो, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। राजीव सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हाँ जी। ठीक। सो एवरीबॉडी, अभी तक आप देख रहे होंगे जो हमारा क्लास चल रहा है टॉपिक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का। तो कल यानी कि 14 अक्टूबर को हमारा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का जो बैच शुरू हो रहा है, जो कि 5 डेज का रहने वाला है और जो मंडे टू फ्राइडेज की क्लासेस चलेंगी और टाइमिंग्स रहने वाली हैं 8 बजे से 9 बजे तक। ये सारे टॉपिक्स होंगे जो आप इस कोर्स में कवर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप इट्स विजिबल। इसमें सो आरूढ़ लगना छूट गया, आरूढ़ लगना भी मैं इस बार पढ़ाऊंगा, पहले नहीं पढ़ाता था। आरू वो क्या कहते हैं, सॉरी, अर्गला। हाँ जी। तो अर्गला, अर्गला आई टीच आल्सो अर्गला। बिल्कुल। और जो स्टूडेंट इसमें एनरोल करता है उसको आपका क्लास का जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपका सर्टिफिकेट मिलेगा जो जो बंदे एनरोल करेंगे। और जो इसका फीस रहने वाला है वो रहने वाला है 2345। बट ये एक जो है एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 2345। ये केवल कल दोपहर 12 बजे तक के लिए फीस होगी 2345। सो अगर आप चाहें तो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। कल दोपहर तक 2345 फीस रहने वाली है। बट अगर कोई कल दोपहर 12 बजे के बाद अगर एनरोल करता है तो फीस हो जाएगी 3111। सो अगर कोई चाहे तो अपने आप को एनरोल कर सकता है, अपनी सीट को रिजर्व कर सकता है। ये वाली सारी बैंक डिटेल्स हैं। अगर आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये क्यूआर कोड पे स्कैन आप कर सकते हैं। नंबर दे रखा है यहाँ पे, बैंक डिटेल्स हैं। अगर कोई क्वेरी है तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप कॉल करके अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। सो जो जो इंटरेस्टेड है वो अपना आपको एनरोल कर सकता है। अगर कल दोपहर तक करते हैं 12 बजे तक तो फीस रहेगी 2345। अगर 12 बजे के बाद करेंगे तो फीस का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, वो 3111 हो जाएगा। राजीव सर, ओवर टू यू। ठीक है, ये शेयरिंग हटा दीजिएगा। अब आरूढ़ लगन हम लोग चल रहे थे। क्लास स्टार्ट रहेगी रात 9:30 से 10:30 बजे, इसका टाइम रहेगा। तो आप आराम से अपना ऑफिस वगैरह अटेंड करने के बाद क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो मैंने आरूढ़ लगन बताया है, आगे हम लोग उपपद लगना भी इसको पढ़ेंगे। उपपद लगना, उपपद लगना हमारे को मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी शादी के लिए। अब हमें उपपद लगन कैसे निकालना है? सूर्य यहाँ बैठा, सूर्य की राशि है, सूर्य कहाँ है? तीसरे घर में है। ये 12वें घर से हम उपपद निकालेंगे, 1 2 3। अब इसको 1 2 और 3। तो ये आरूढ़ लगन का हमने A1 लिखा तो A12 बोल देंगे। समझ में आया? सिंपल सा आरूढ़ है। उपपद लगना, तो ये बना हमारा उपपद लगना। क्या बना हमारा? धनु राशि बनी। उपपद लगना, धनु राशि बनी। ये हमारे गृहस्थ आश्रम को बताती है। सिंपल सा चीज है। अगर इसमें कोई शुभ ग्रह बैठा होता, यहाँ तो बाई चांस कोई ग्रह नहीं है, तो आपका गृहस्थ आश्रम अति उत्तम जाएगा। बात समझ में आया? आपको पत्नी का और संतान दोनों का सुख प्राप्त होगा। मान लीजिए इस उपपद लगना में, यूपीएल उपपद लगना में बृहस्पति बैठा होता। बृहस्पति वैसे भी संतान का कारक है, स्वराशि का भी हो गया बाई चांस, अगर बैठा होता तो। एजम्पशन बेस पर लेकर चल रहे हैं हम लोग, तो आपको विशेष लाभ करता। सिंपल सी बात है। तो इन चीजों पर आपने फोकस करना है उपपद लगना से। ठीक है।
अब आगे चलते हैं, आपको अर्गला के बारे में बताते हैं। अर्गला क्या होती है? अर्गला भाव और ग्रह दोनों से पढ़ी जाती है। अर्गला जो होती है वो भाव और ग्रह से। अर्गला का मतलब है सपोर्ट, दूसरा है अपलिफ्ट कर जाना। सिंपल सी बात है। तो अर्गला, कई बारी चीजें हमें बड़ी खराब दिखती हैं। मान लीजिए ये आपको सूर्य केतु बुध दिखाई दे रहा बड़ा खराब, पर जब हम अर्गला की सपोर्ट देखेंगे, पता लगा इन्होंने जिंदगी बना रखी है और हम इन्हीं के उपाय करे जा रहे हैं पागलों की तरह। एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, अरे आपका सूर्य के साथ केतु है, बुध है, ओहो ये युति खराब है। बट जेमिनी में जब हमने देखा कि ये तो अर्गला का काम हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो बहुत कर रहे हैं। अब ये जो अर्गला बनी है ये लगन को सपोर्ट कर रही है। तीनों ग्रह लगन को सपोर्ट कर रहे हैं और लगन को बली करने में, मजबूत करने में, आगे बढ़ाने में तीनों ग्रह ताकत लगा रहे हैं, जबकि हमें मारक स्थान पर दिख रहे हैं। ये अर्गला है लगन की। मैंने अभी भाव अर्गला बताई है, ग्रह अर्गला तो बताई नहीं है आपको। भाव अर्गला है, पर अर्गला का बाधक स्थान भी होता है, वो भी देखना है हमें। अगर बाधक स्थान में ग्रह है तो ये सपोर्ट कैंसिल हो गई, अब ये सपोर्ट नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आया? अगर अर्गला के बाधक स्थान में कोई ग्रह है तो जो है वो दिक्कत कर देगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अर्गला आ गई। अब अर्गला बहुत बढ़िया है, यू कांट इमेजिन कि अर्गला क्या कर सकती है। अब एक और चीज मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अब एक सेकंड, एक सेकंड, एक ब्लैंक चार्ट लेकर के ना मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ब्लैंक चार्ट लेके एक चीज टेक्निक आई शेयर विद यू। हाँ, अब आप देखिए ब्लैंक चार्ट आ गया। ब्लैंक चार्ट के अंदर क्या है, मान करके चलिए कि यहाँ हमने 11 लिखा या 12 लिखा और यहाँ लिखा चंद्रमा और बुध लिखा। अब लगन कुंडली से देखिए तो ये अष्टम भाव में ग्रह बैठे हैं। क्लियर है? बुध वैसे भी शत्रु राशि में बैठा। अब हमने कहा कि जातक की कुंभ राशि की दशा है और उसमें किसकी दशा है? मीन राशि की। अब देख लीजिए, अब आपको मैं झटका दे रहा हूं। अब ये लगन है, लगन से अष्टम भाव में चंद्रमा और बुध, लाल किताब वाले तो कहते हैं बेड़ा गर्क है, बहुत खराब है। अब ये दशा थी, बुध बाई चांस दारा कारक था, सॉरी पुत्र कारक था। बुध कौन है? पुत्र कारक। चूंकि द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव राशि को देखती है और ये कुंभ राशि से सेकंड हाउस में आ रही है वृद्धि। सेकंड हाउस क्या होता है? कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, चाहे वो केपी पढ़िए, नाड़ी पढ़िए, वैदिक पढ़िए, सेकंड हाउस वृद्धि को बताता है। तो उस पर पुत्र कारक बुद्ध की दृष्टि आ रही, जातक को संतान प्राप्त हुई, बात खत्म। अब आप जो है इस पे दिमाग लगाते रहो बस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कंफ्यूज हो जाएंगे। बट समटाइम इट गिव्स यू वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट। जो चीजें आपको नेगेटिव दिखती हैं जेमिनी उन्हीं को पॉजिटिव कर देता है। फिर हम कहते हैं यार इवेंट नहीं समझ में आया, ये हुआ कैसे? तो ये भी आपको अच्छे से मैं चार्ट लेकर के पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है थ्योरी पढ़ाने बैठ गया मैं। इसके बाद आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, एक गिफ्ट दूंगा, वो गिफ्ट है योगिनी दशा। योगिनी दशा क्या होती है? वो 36 साल की योगिनी दशा होती है जो रिपीट होती रहती है। अब चंद्रमा से स्टार्ट होती है योगिनी दशा, उसको मंगला बोलते हैं। दूसरी होती है सूर्य, उसको बोलते हैं पिंगला। तीसरी होती है बुध, जिसको बोलते हैं भद्रिका। चौथी होती है आपकी, सॉरी, तीसरी होती है बृहस्पति की धान्य।
चौथी होती है मंगल की भ्रामरी, पांचवी होती है उसके बाद बुध की, वो भद्रिका कहलाती है। ठीक है। छठी होती है शनि की, जो उल्का कहलाती है। सातवीं होती है शुक्र की, जिसे सिद्धा कहते हैं। राहु केतु की दशा को संकटा कहते हैं। अब देखिए, आपको पराशरी विस्तोंद्री दशा का ज्ञान है। अब उस विस्तोंद्री दशा से कोरिलेट करना मैं सिखाऊंगा क्लास में, कि योगनी दशा और विस्तोंद्री दशा से बेहतरीन टाइमिंग क्या रहेगी। ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, बेहतरीन टाइमिंग निकालने के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको कितनी दशाओं का ज्ञान हो गया? विस्तुंद्री का आपको पता ही था, चर दशा मैंने पढ़ानी है, प्लस आपको क्या पढ़ाना है? योगनी दशा पढ़ानी है। और योगनी दशा आपको बड़ा मदद करेगी। अब किसी का कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। किसी का कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछें। किसी ने फीस लिखा है, फीस में दोबारा बता देता हूं, कल 12 बजे तक फीस है 2345। तो जिन्होंने अभी एनरोल कराना है, अपना स्लॉट बुक करना है, वो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप आइए क्लास में, मेरा रिदम बनेगा, मैं 20 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू मोर देन यूर रिक्वायरमेंट। जितना मेरे से होगा उससे बढ़िया मेरे को पढ़ाना है क्लास में। थैंक्स अ लॉट। हैव ए गुड डे फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। क्लास में मिलते हैं।